नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध। प्रबोध वह विचार है जो दिशा दे, ज्ञान दे और समाज को जागरूक बनाए। आज के दौर में डिजिटल कम्युनिकेशन, मोबाइल टेक्निक और इंटरनेट का जमाना है। हमारा और आपका जीवन इसके बिना नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे सामने इसकी कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां इस तरीके से कि कई लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो कई लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान डॉक्टर महेश शुक्ला जी से। तो नमस्कार महेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी देखने वालों को मेरी ओर से होली की, रंग पंचमी की और महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी सर, हम भी आप भी आपको एक महिला हैं, शुभकामनाएं आपको देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्कार सर, और थैंक यू वेरी मच कि आज वुमेन्स डे है और आज एक ऐसा अवसर मिला है कि हम आज आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि आज डिजिटल कम्युनिकेशन का ज़माना है, इतनी इंटरनेट की सर्विसेज पूरे विश्व में फैली हुई है। तो इसी के कहीं अच्छे परिणाम भी है और कहीं कहीं इससे लोग जूझते भी रहते हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं। तो सर, हम इस बारे में तो आपसे बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे आपके पहले के जीवन की, क्योंकि शुरुआत इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि आपने जब टेलीकम्युनिकेशन में इतना लंबा आपने समय दिया है, तो जब आपने यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर की थी उस समय कई सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन आपने टेलीकम्युनिकेशन को ही क्यों चुना? हाँ, मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। और 1984 के एशियन गेम्स के समय इस देश में टेलीविज़न सबसे पहले लोगों ने देखा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन नई ब्रांच के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें अपार संभावनाएं दिखने लगी थी कि एक ऐसा युग है, एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा फील्ड है टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, कि जिसमें बहुत अपार संभावनाएं रहेंगी, काम करने का अवसर रहेंगे और ये लीक से हटके भी रहेंगे, ये बड़ी चैलेंजिंग भी होंगे। तो हम लोगों ने इसलिए चुना कि टेलीकॉम में रहना ज़्यादा अच्छा। हालांकि मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस के लिए हो गया था, मेरा सिलेक्शन आईडीईएस के लिए भी हो गया था और मैं तो एयर इंडिया में तो नौकरी ही कर रहा था और फिर भी मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि नहीं, टेलीकॉम कंटिन्यू करना चाहिए। आपने डिजिटल कम्युनिकेशन में भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब जो ज़माना है डिजिटल कम्युनिकेशन का है, तो इसमें आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ क्या हमें निकल कर आ रही है? सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल होने के कारण बहुत सारी चीज़ें अब ओटीपी बेस्ड, फेशियल रिकग्निशन बेस्ड, आयरिश बेस्ड, पुतली के ऊपर बेस्ड, ये सारी चीज़ें चालू हो गई हैं, आ रही हैं। इनकी क्लोनिंग भी हो जाती है, इनके डुप्लीकेट बन जाते हैं। किसी के हाथ में आ जाए, कोई अच्छे जानकार लोग हैं तो उसकी हैकिंग कर लेते हैं। और हैकिंग कई बार हम लोग जानबूझ के भी करते हैं, बट दैट इज इथिकल हैकिंग। अपराधियों को पकड़ने के लिए जब ट्रैकिंग की जाती है तो इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज एथिकल हैकिंग। हमारी पुलिस में ऑफिसर्स बैठी हैं, वो लोग इस बात को सबूत है, इस बात को गवाही देंगी और वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि एथिकल हैकिंग इज गुड, लेकिन नॉन एथिकल हैकिंग। हाँ, ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। कोई लड़का किसी लड़की का पीछा कर रहा है और पीछा वो फिजिकली नहीं कर रहा है, उसके ट्रैक कर रहा है, वो उसके मूवमेंट को, उसके मैसेजेज को, तो ये नॉन एथिकल हैकिंग है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में समस्या इस तरीके की ज़्यादा हो गई है मैडम कि लोग जो है उसका मिसयूज करने लगे हैं। लेकिन इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर भी क्या कुछ आपको लगता है नई टेक्निक कोई आ जाए? वो सेल्फ कंट्रोल ही बेटर है। कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? कैसे अपने को बचा सकते हैं, लेकिन आपको ये पता भी नहीं पड़ता कि आपको कोई हैक कर लिया है आपके नंबर को और आपको ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां, मोबाइल ऑपरेटर्स, इनके पास सारे के सारे कंट्रोल्स हैं। आपके हर कॉल, आपका हर मैसेज, आपका हर वीडियो, आपकी हर रील अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं किसी एक्सचेंज में जा ही रही है और उस एक्सचेंज में मॉनिटरिंग भी हो रही है और उस एक्सचेंज में मॉनिटरिंग और गहन हो जाती है जब आपको सस्पेक्ट बना देते हैं। लेकिन यदि आप सस्पेक्ट नहीं है और नॉर्मल सिटीजन है तो आप ये मान के चलिए कि हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, अनलेस, यहाँ पे राइडर है कि अनलेस हम अपनी जानकारी, प्राइवेट जानकारी लाइक ओटीपी एटसेट्रा हम किसी को दे दें, अथवा अब चूंकि उंगली का रिकग्निशन भी आ गया
तो कई बार लोग आपको बोलते हैं कि हमको एक थॉट नंबर डायल कर दीजिए, हमको पढ़ना नहीं आता। तो आप ऐसे उसमें मत आइए। उसके फ़ोन पे जैसे आप उंगली रखती हो अपनी, तो आपकी उंगली का इंप्रेशन ले लेता है वो। फिर उससे आधार ओटीपी वेरीफाई कर देगा या आधार नंबर चेंज कर देगा। कई बार तो मैडम ये होता है कि एक आदमी आपके पास आता है, लड़की आती है, बोलती है कि हमको पढ़ना नहीं आ रहा। मैडम ये पता पढ़ना जाए, पता क्या लिखा है? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपको पता भी नहीं पढ़ना है वो। क्योंकि वो जैसे ही मोबाइल आपको दिखाती है, जब आप दिखाता है लड़का, वो आपके चेहरे का इंप्रेशन ले लेता है और वो चेहरे का इंप्रेशन लेके उसका वो आधार वेरिफिकेशन में काम करता है। फिर आधार वेरीफाई करके वो आपके ओटीपी और आपके बैंक और सब जगह घुस जाएगा वो। तो आपको किसी का मोबाइल अगर दिखाने को पैसे भी दे कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, मेरा मोबाइल देख लो, नहीं देखना हमको। नहीं देखना है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और जो आपने फेस रिकग्निशन की बात की है, ये भी लोगों को नहीं पता है। खास अब मुझे ही नहीं पता था कि एकदम से इस तरीके की चीज़ भी होती है। और एक आपने फिंगरप्रिंट्स की बात की। नहीं, लेकिन मैं ये कहना ही चाहता हूँ, क्योंकि आपने डिजिटल कम्युनिकेशन की बात की, क्योंकि मैं डिजिटल कम्युनिकेशन का आदमी हूँ, तो मुझे पता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं और मुझे ये भी पता है कि इसका क्या क्या दुरुपयोग हो रहा है, हो सकता है। तो ये बड़े जो रियल टाइम एग्जांपल दिए हैं आपको मैंने, कि आपका चेहरा दिखा के वो ऐसा कर लेना। इनफैक्ट हम लोगों ने जब दिल्ली में मीटिंग होती थी, गृह विभाग से मीटिंग होती थी, आरबीआई के लोग भी थे, सब लोग थे, बैंकिंग भी थी, तो हम लोग इस बात के बड़े पीछे पड़े रहते थे कि कैसे भी करके हमें एटीएम में कार्ड ले जाने की जो मजबूरी है, वो ना रहे। वो ना रहे। अच्छा। और फिर हम लोगों ने डेवलप भी कर लिया। अब आप एटीएम पे जाओ तो एटीएम पे एक ऑप्शन आता है, विड्रॉल या जमा करना। आप कहोगे विड्रॉल मान लीजिए, तो विड्रॉल करने के लिए वो आपसे अब आपका कार्ड नहीं मांगेगा, वो आपको कहेगा वेदर यूपीआई और वेदर कार्ड। आप कार्ड से करना चाहती हैं, यूपीआई से करना चाहती हैं? आप कहिए यूपीआई से। तो जैसे ही आप यूपीआई दबाएंगी, वो आपको एक क्यूआर कोड देगा। उस क्यूआर कोड का आप अपने मोबाइल पे ले लीजिए, और जैसे मोबाइल पे क्यूआर कोड को लोगी, तो फिर वो आपके मोबाइल के क्यूआर कोड से वो जो एटीएम ने क्यूआर कोड दे दिया है, दोनों को मैच करेगा और आपके बैंक से पैसे निकाल के दे देगा विदाउट कार्ड। फ्रॉड से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लोग हाँ, इधर मैं लोगों को एटीएम बताना पर जो चाहता लोग हूँ कि जो लोग एटीएम से जाते हैं, तो वो एटीएम में क्यूआर कोड का उपयोग करें, खुद के मोबाइल का उपयोग करें। ओके, अब अपने सारे एटीएम्स में ये ऑप्शन शुरू हो चुके हैं सर। हाँ, मतलब आरबीआई ने तो मैंडेट कर ही दिया है, मैंने देखा भी कुछ कुछ में आ भी गया है। सॉफ्टवेयर अपडेट करना था और क्यूआर कोड भेजना था, तो भेजने लगे हैं वो। तो और सर, अब जैसे अगर हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है एआई के थ्रू, अब तो लोगों को ये भी लगने लगा है कि एआई जब से आ गया है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, ये भी लोग सोच रहे हैं। और एआई के कई फायदे तो है, कई नुकसान भी है। तो आप ये बताइए कि एआई के आने से क्या चुनौतियां बढ़ गई है, इस बारे में आप बताइए। एआई के आने से चुनौतियाँ बिल्कुल नहीं बढ़ी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। लोगों को भ्रम है। आज भी नई दुनिया में एक आर्टिकल आया है कि एआई होने से क्या जॉब चली जाएगी। नहीं, कोई जॉब नहीं जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे टूल है, जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा छोटे छोटे, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। ब्रेन के स्टेम के पिछले हिस्से में नीचे जाकर अगर किसी को ऑपरेट करना हो, तो डॉक्टर या सर्जन को बड़ी मुश्किल आती है। क्या मुश्किल आती है कि वहाँ कैमरा कैसे घुसाए, वो कैमरा घुस भी जाएगा, अगर देख भी रहा है वो कैमरा, लेकिन वहाँ गामा नाइफ कैसे जाएगा, उसको ऑपरेट कैसे करेगा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये काम भी पॉसिबल है। एक एमआरआई होता है, एमआरआई आपने देखा, एमआरआई देखने के बाद 10 साल बाद आपको कैंसर होने वाला है, ये आज का डॉक्टर अगर बहुत ही एक्सपीरियंस होगा तो शायद बता देगा, अदरवाइज वो जब हो जाएगा तब कहेगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 साल पहले का एमआरआई और 2 साल बाद का एमआरआई आप डाल दीजिए और फिर उसको बोलिए चैट जीपीटी को कि जरा इसका स्टडी करिए। मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारे एक फॉरेस्ट का ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि उन्होंने जब एमआरआई को चैट जीपीटी पर डाला, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से उसने ये बता दिया कि आपको 10 साल बाद कैंसर होगा। किसी पेशेंट को 10 साल बाद कैंसर डेवलप होगा, ये ग्रेजुअली देख रहा है वो, ये वही कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस कर जाएगी। मैं आपको नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपका चैनल है, लेकिन इशारे में बात कर लूंगा। 2-3 साल पहले अफगानिस्तान में एक बहुत बड़े टारगेट को लोकेट करने के लिए फोटो खींचे जाते थे। अमेरिकन फोर्सेस फोटो खींचती थी और फोटो से उन्होंने लोकेट कर लिया था कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में वो पर्टिकुलर टारगेट छिपा हुआ है। कुछ समय की पहले की बात है। अभी का जो युद्ध चल रहा है, इसमें एक बात सुनने में आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनके पुराने मूवमेंट्स, उनके फोटोज, उनके कैप्चर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिन पॉइंटेड ये बता दिया था कि फला फला बिल्डिंग में फला फला लोग मौजूद हैं। जी, तो तभी वहां पर वो जो अभी तो ये उसका दुरुपयोग है, हाँ ये बात तो है। ये इसका दुरुपयोग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सर वो उसका उपयोग है जब कैंसर को डिटेक्ट करना। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल मेडिकल अगर साइंस की हम हाँ, बात करें वो उसका अच्छा तो उपयोग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ही काम की चीज हाँ। है। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, और इस ब्रेक के बाद आपसे और भी डिजिटल कम्युनिकेशन पर हम बात करेंगे। तो सर ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। जैसे सर हम एआई की बात कर रहे थे, तो फेस रिकग्निशन वाली आपने एक बात बताई, और जिस तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है और दुरुपयोग भी, दोनों ही बातें। लेकिन प्रशासन और सरकार के लिए ये कितना उपयोगी है, उस बारे में बताइए, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैडम मुझे अच्छा, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे और देख भी रहे होंगे। एक टूल है, उस टूल का नाम है अस्त्र, ASTRA, अस्त्र। हरियाणा में जब मैं पोस्टेड था तो हम लोगों ने उसमें डेवलप किया इस टूल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड।
ये एक आतंकी है। उस आतंकी का क्या करता है वो कि अपनी पहचान छिपाने के लिए कभी दाढ़ी बढ़ा लेगा, कभी दाढ़ी कटवा लेगा, कभी बुर्का पहन लेगा। तो हमने क्या किया कि उस आदमी का फोटो लिया। उस फोटो को हम लोगों ने क्या किया कि उसको 1 2 3 4 पॉइंट्स उसको बनाए। उन पॉइंट्स को लेके एक स्केच बना, कंप्यूटर नहीं बनाया, और उस पॉइंट को लेके हमने सभी टेलीकॉम कंपनियों को उस स्केच को भेजा, ये कहते हुए कि आप ये पता करके बताइए कि इस चेहरे से मिलते जुलते आपके टेलीकॉम कंपनियों में कितने फॉर्म या कितनी सिम ली गई हैं। तो किसी कंपनी ने बताया सा हमारे यहाँ से इन्होंने 99 सिम ली हुई है, 108 सिम ली हुई है, 250 सिम ली हुई है। गृह मंत्रालय में हम लोग मीटिंग करने जाया करते थे। हम लोग बैंकों को बोला कि बैंकों को डायरेक्शन दी जाए कि इन चेहरों के द्वारा जो जितने सिम ली गई हैं, इन सिम को तो हम बंद करेंगे, हमारा काम है, लेकिन इन सिम का उपयोग करके जितने अकाउंट खोले गए हैं, जिन अकाउंट से पैसे आए हैं, उनको सीज करो, उनको बंद करो। तो इसका एक बड़ा अच्छा उपयोग ये हुआ फेशियल रिकग्निशन का कि फेशियल रिकग्निशन का यूज करके आपने उस आतंकी के कितने अकाउंट्स खुले हुए हैं, कितनी सिम उसने ली हुई हैं, ये सारी जानकारी मिलनी स्टार्ट हो गई। पहले हम लोग ह्यूमनली उसको पॉसिबल नहीं था पकड़ना। क्यों? अगर आधार मिलाओ तो फोटो मिलाता था, फोटो में दाढ़ी बढ़ी हुई है वो अलग हो गया, बुर्के पहनने वाला अलग हो गया। लेकिन फेशियल रिकग्निशन में चाहे बुर्का पहनो चाहे कुछ भी पहनो, वो पॉइंट वो आप चेहरा आपका है। अब जैसे जो हमारे यहाँ पे हम पुलिस फोर्स की बात करें तो उसमें भी अब वो बहुत डिमांड, ज्यादा हाँ, यूज कर। अब तो पुलिस डिमांड करती है कि सर हमको इसकी अस्त्र एनालिसिस करके दो। और आज की डेट में अस्त्र एनालिसिस जो कि 2021 में हमने चालू की थी, आज 5 साल के अंदर हर पुलिस अधिकारी के, हर गृह विभाग के आदमी के पास, हर बैंक को, सबको पता है कि अस्त्र नाम की चीज है, उस अस्त्र का एनालिसिस करवाओ। और सर जैसे आपने सिम की बात की थी तो आजकल हम देखते हैं कि जैसे अगर मैंने सिम खरीदी है अपने नाम से वो तो एक है, लेकिन कई बार लोग अब मेरे ही नाम से मान के चलिए किसी ने कहीं और ऐसी सिमें अगर खरीद ली है तो वो कैसे पता कर सकता है? उसे पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि किसी ने मेरे नाम से और सिम खरीद ली है। इन सब गिरोह को कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए भी पहले एक टेफकॉप करके जो सॉफ्टवेयर था, अब टेफकॉप को इम्प्रूव करके सारथी बना दिया है कम्युनिकेशन के लिए। तो आप डीओटी की साइट पे जाओगे, dot.gov.in पे जाओगे साइट के ऊपर, तो उसमें जैसे ही आप अपना आधार नंबर अथवा वोटिंग कार्ड नंबर, जो वोटर नंबर जिससे सिम मिलती है, डालोगी, तो आपको फट से वो dot.gov.com जो है वो आपको ये बता देगा कि आपके कितने सिम आपके नंबर से चल रहे हैं। फिर आप क्या करोगी? उसी साइट पर उसी को बोलोगी कि ये नंबर मेरा नहीं है, प्लीज डिस्कनेक्ट। चूंकि आपने बोला है डिस्कनेक्ट, तो आपको वेरीफाई करेगा, ओटीपी भेजेगा, आपसे कंफर्म रिकन्फर्म कराएगा और फट से काट देगा। तो आप अपने नाम से 10 अगर सिम चल रही हैं और आपकी 2 ही हैं आपके मुताबिक, तो बाकी 8 को आप तुरंत काट सकती हो। तो ये मुझे उस वेबसाइट पे जाके जाके करना पड़ेगा। ओके, तो सर फिर से लेकिन कितना आसान हो गया है। लेकिन सर आप फिर से उसको बताइए कि मैं हमारे स्क्रीन पे भी वो वेबसाइट का नाम बताऊंगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है dot.gov.in। सर जैसे आपने संचार साथी के बारे में हमें बताया, लेकिन अब अगर हमें कोई मैसेज आता है या कोई हमें कोई फ्रॉड कॉल आता है तो उसकी रिपोर्ट अगर हमें करना है तो वो कहाँ कर सकते हैं, किस ऐप के जरिए कर सकते हैं? कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक ऐप बताया संचार साथी, उसी ऐप में ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आपको धोखाधड़ी का मैसेज आ रहा है या कोई आपको ओटीपी मांग रहा है, तो इस तरह की शिकायतें करने के लिए भी संचार साथी पोर्टल का ही यूज करना चाहिए। अच्छा, उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं जी, वो मिनू ड्रिवन है। बिल्कुल। और सर अब जैसे हमें ये भी पता चला है कि फेशियल रिकग्निशन के जरिए आजकल सिम दी जा रही है। करेक्ट। अगर हम देखें कि होटल में भी हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे आधार कार्ड लिए जाते हैं, और हम हमारे यहाँ महुआ हाउस में यहाँ भी हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनसे भी आधार कार्ड लेते हैं। और आजकल कई जगह बिना आधार कार्ड की कोई भी चीज़ें मिल नहीं पाती है और वेरिफिकेशन के लिए उसी का यूज़ किया जाता है। तो अब इससे तो कई मिसयूज़ हो सकते हैं आधार कार्ड के, लेकिन अब जब फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए सिम जो दी जा रही है वो शायद सबसे बड़ा एक
कदम होगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बारे में आप बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ और अब अगर हम अपने नाम की सिम लेने जाएंगे तो क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है सारी जगह? हाँ मैडम, बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा जब हम आतंकी को पकड़ सकते हैं तो वाई नॉट सिम देने के पहले ही आप उसको फेशियल रिकॉग्निशन में कैप्चर कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसका फोटो को कैप्चर कर ही रहे थे हम, फेशियल पॉइंट्स। तो अब ये चालू हो गया है कि अब सिम देने के पहले आदमी को अपना चेहरा हम उसका फेशियल रिकॉग्निशन से कैप्चर कर लेते हैं और वो कैप्चर करने के बाद सर्वर्स में स्टोर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब जब जरूरत पड़े तो उसको ट्रैक किया जा सके। सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न ये कि जैसे देखिए मुझे अगर बीएसएनएल की सिम खरीदनी है तो बीएसएनएल का मुझे मालूम है कि उसके मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ के अलावा और कहीं बीएसएनएल की सिम नहीं मिलेगी। लेकिन जब जगह जगह इतने सारे शॉपकीपर से वो लोग जब सिम बेच रहे हैं तो वो कैसे इस चीज को करेंगे? और आजकल तो बड़े आराम से लोग कहीं भी जाते सिम खरीद लेते हैं, तो इसको कैसे रोकेंगे? तो उन लोगों को भी बोल दिया गया है, उन लोगों ने भी छोटा छोटा एक हैंड हेल्ड टर्मिनल ले लिया है। वो लोग भी आपका कैप्चर करते हैं। जो पहले दुकानों पे, पान की दुकान पे, इसको ऑफिस में, यहाँ वहाँ बहुत जगह से मिलती थी, तो वहाँ आधार कार्ड की कॉपी लेता था, और वो कॉपी नहीं लेता। अब उसके पास मोबाइल में ऐप है, वो अपना ऐप खोलता है, ऐप खोल के आपको चेहरा दिखाता है, कैप्चर कर देता है, सर्वर को भेज देता है। मतलब अब सर्विस प्रोवाइडर्स जिन लोगों को भी ये सिम उन्होंने देगा। अथॉरिटी दी है सिम बेचने की, हाँ। तो उन लोगों को ये मैंडेटरी है कि उसके अलावा वो सिम बेच नहीं दे नहीं सकते वो, और वो लीगल भी नहीं रहे। लीगल भी नहीं है। जी। और सर अब आप ये बताइए कि हमारे जो स्टूडेंट्स आजकल एमबीए भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे कि कहीं किस दिशा में उन्हें चलना चाहिए? क्योंकि संभावनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसे भुना नहीं पाते एक तरीके से देखा जाए तो। मैडम उसका तो ऐसा है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो वास्तव में इंजीनियरिंग कर रहे हैं या केवल वो 20 से सीरीज पढ़ के क्वेश्चन आंसर दे के आ रहे हैं, क्योंकि जब तक उनमें स्किल नहीं होगी ना, उनको अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए। उनको आजकल जब प्रोजेक्ट करने को दिए जाते हैं तो प्रोजेक्ट वो क्या करते हैं, खुद ही बनाने करने के बजाय दुकानें खुल गई हैं जो प्रोजेक्ट बना के उनको दे देती हैं, वो परचेज करते हैं और जाके जमा कर जाते हैं। जबकि 9th क्लास से 8th क्लास से ही बच्चों को स्किल डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट बनाने के काम दिए जाते हैं। तो ये तो हमारे अभिभावकों को और बच्चों को सोचना पड़ेगा कि वो अपनी स्किल डेवलप करें, प्रोजेक्ट डेवलप करें। फिर उनको लगेगा कि भाई मेरा तो मन जर्नलिज्म में है, तो जर्नलिज्म में आगे बढ़ जाए। कोई बच्चा आपने देखा था वो 3 इडियट्स में कि उसको फोटोग्राफी का शौक था, तो जबरदस्ती इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है? वो फोटोग्राफी में आगे बढ़े, अपना फोटोग्राफी का शौक और पूरा करे। हमारे एक आईएएस थे, उनके बच्चे ने यही किया कि वो फॉरेस्ट की वाइल्ड फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में कैरियर बना रहा है, तो अच्छा है। कुछ बच्चे घुड़सवारी में कैरियर बनाना चाहते हैं और जबरदस्ती उनको इंजीनियरिंग में डाला हुआ है, गलत बात है। ये तो बच्चे की लाइकिंग के ऊपर है। और अगर बच्चा इंजीनियरिंग कर ही रहा है, मान लो खुद की चॉइस से कर रहा है, तो फिर मैं उसको सजेशन दे सकता हूँ कि वो अच्छी जगह इंटर्नशिप करे, इंटर्नशिप वास्तव में करे। ऐसा ना करे कि केवल घर आके सो जाए और 2 घंटे इंटर्नशिप करने गए। मान लो उदाहरण के लिए बीएसएनएल में एक इंटर्नशिप के लिए बच्चा आया, तो सर्वर देखे, सर्वर रूम में जाए, कस्टमर कैसे एक्वायर होता है वो देखे, कॉल कैसे प्रोसेस हो रही है एक्सचेंज में वो देखे, सब चीज़ सीखे। वो जब एक बार स्किल आ जाएगी तो वो जैसे ही बाहर निकलेगा कोई ना कोई कंपनी उसको रख लेगी, क्योंकि बच्चा इंटर्नशिप के दौरान वो चीज़ें सीख गया है, जान गया है कि उसकी स्किल इम्प्रूव हो गई है। मेरा आखिरी यही सवाल है हमारे दर्शकों के लिए कि अगर ओटीपी के तो फ्रॉड सबको पता ही है, आजकल डिजिटल अरेस्ट का भी हम देख रहे हैं कि कई लोग डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं, तो इन सब जो डिजिटली जो क्राइम्स होते हैं उनसे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उस बारे में आप बताइए। बेटर ये है कि आप अपना मोबाइल, अपना ओटीपी, अपनी प्राइवेट जानकारी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार नंबर, ये सारी चीज़ें किसी से शेयर करें ही नहीं, और किसी और का मोबाइल छुए भी नहीं, देखें भी नहीं, तो आप सुरक्षित रहेंगी। और ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें जिसमें कि आपके डेस्कटॉप का कंट्रोल, एनी डेस्क वगैरह कुछ सॉफ्टवेयर है, हाँ, एनीडेक्स है, टीम व्यूअर है, इनका यूज करके आप किसी के भी कंप्यूटर को आप मतलब चला सकते हैं। आप कहेंगे कि आज तो हमने तो केवल अच्छे काम के लिए यूज किया है, बट यू डोंट नो किसी कॉपी रख ली जाए या कॉपी छूट जाए,
तो आपको इन सब चीज़ों से बच के चलना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़ी जितनी संभावनाएं हैं और कई लोग उसका दुरुपयोग करते हैं उस बारे में भी बताया और कितने उसके उपयोग हैं उस बारे में भी आपने हमें जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने महेश शुक्ला जी से जाना कि किस तरीके से इस डिजिटल युग में अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है डिजिटल फ्रॉड से, डिजिटल अरेस्ट से। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।